हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एपेक्स एकेडमी में। और मैं हूं आशुतोष मिश्रा फ्रॉम एपेक्स एकेडमी। एंड मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट 2 वीडियो में है। तो हमने पार्ट 1 में अपना सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप कंप्लीट कर चुका था। इस वीडियो में हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। सो क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी? ठीक, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख के आओ, और अगर आपने देख लिया है और आपको सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी ही बचा हुआ है तो यू कैन कंटिन्यू। ओके। सो यहाँ पे हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ने वाले हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. It has voluntary and open membership, limited liability based on capital contribution, democratic management, and a service-oriented focus. Okay, so यही कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के थ्रू ओन्ड एंड ऑपरेट किया जाता है, और इसको म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ऑपरेट किया जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे जो है मेंबरशिप जो है ओपन रहती है। जितनी भी इसकी जो कैपिटल है उसमें आप कंट्रीब्यूट करके आप इसमें जुड़ सकते हो। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, यानी कि जो भी इसमें इलेक्टेड कमिटी रहेगी उसके थ्रू यहाँ पे डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट किया जाएगा। सर्विस ओरिएंटेड फोकस, यानी कि जो सर्विस होगा, मतलब सर्विस ओरिएंटेड फोकस, यानी कि जैसे बिजनेस का जो है प्रॉफिट ओरिएंटेड रहता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो सर्विस ओरिएंटेड रहेगी। ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट से ज़्यादा अपने सर्विसेज पे ध्यान दिया जाएगा। इसके कुछ की फीचर्स हैं। वॉल्यूंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, इसको हमने समझ लिया। ठीक है। यहाँ पे जो है कोई भी अपना जो है मेंबरशिप मेंबर बन सकता है। रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ये क्या है? ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में रजिस्टर्ड है। लिमिटेड लाइबिलिटी बेस्ड ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूशन। देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी किस चीज़ पर बेस्ड? जितना आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसके बेस पर आपकी जो लाइबिलिटी रहेगी वो भी लिमिटेड रहेगी। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्रू इलेक्टेड कमिटीज, इसको भी हमने समझ लिया। ठीक है। सर्विस ओरिएंटेड रेदर देन प्रॉफिट फोकस्ड। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। स्टेट गवर्नमेंट ओवरसाइट एंड ऑडिटिंग रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा यहाँ पे इंटरफेरेंस रहेगा और यहाँ पे ऑडिटिंग भी की जाएगी। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, which is for purchasing goods at reasonable rates. प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि है सपोर्ट्स स्मॉल प्रोड्यूसर्स which helps the producers. ओके, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हेल्प करता है। क्रेडिट कोऑपरेटिव, यानी कि जो क्रेडिट कोऑपरेटिव यानी कि जो लोन लेने चाहते हैं उनको अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कराता है। ओके। हाउसिंग कोऑपरेटिव, जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ है वो अफोर्डेबल ऑफर्स के थ्रू उनको प्रोवाइड कराया जाता है लोगों को, है ना। ये इसके अंदर ही अगर हम देखें, ये एक तरह से एडवांटेज भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कंज्यूमर के लिए ये बेनिफिट है जो यहाँ पे दिया गया है। प्रोड्यूसर्स के लिए सपोर्ट करता है। क्रेडिट के लिए अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है। हाउसिंग कोऑपरेटिव के लिए हाउसिंग फैसिलिटी अफोर्डेबल ऑफर देता है लोगों को। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि प्रॉफिट मोटिव नहीं है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या हो सकता है कि फाइनेंशियली सफ़र करना पड़ सकता है उनको। ठीक है। उसके बाद उसके बाद है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारा क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ बिजनेस एंटिटी विद इट्स कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है एक ऐसा बिजनेस एंटिटी है जिसमें जो कैपिटल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको हम शेयर्स के नाम से भी जानते हैं। शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, मीनिंग दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमाउंट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब
जो शेयर होल्डर्स होंगे वो जितना अमाउंट वो लोग इन्वेस्ट किए होंगे उतना ही के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, बाकी का जो है वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। की कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो मैंने हाईलाइट किया है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और साथ में ये भी होगा। ओके, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो फर्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे एक जगह मैंने बोला था सोल प्रोप्राइटरशिप में, है ना। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा गया है क्या, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, ओके, सॉरी सॉरी, व्हाट, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑपरेट आपका सोल प्रोप्राइटर में, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी कि जो कंपनी है वो और उसका ओनर ये दोनों अलग है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में कंपनी को, यानी सॉरी कंपनी नहीं, जो उसका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और ओनर को एक माना जाएगा। ठीक है, एक कहने से मेरा मतलब है कि उसका जो ओनर है वही उसके बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर शेयर होल्डर्स। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी है शेयर होल्डर्स के लिए। उसके बाद जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब हम अपने शेयर्स किसी और को बेच सकते हैं। उसके बाद कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है, कॉमन सील जो होता है ये कंपनी का सिग्नेचर होता है, जो कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में करके कोई भी एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं, जिनके थ्रू जो कंपनी है वो मैनेज किया जाता है। ठीक है, इसमें आप देख लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में क्या आएगा, लार्ज कैपिटल रेजिंग कैपेबिलिटी। लार्ज कैपिटल रेजिंग कैपेबिलिटी कैसे होगी, हम्म लार्ज कैपिटल रेजिंग कैपेबिलिटी कैसे होगी, यहाँ पे देखें, लार्ज कैपिटल रेजिंग कैपेबिलिटी, जब हम अपने शेयर्स को इशू करते हैं पब्लिक में, आपने सुना भी होगा आईपीओ, सुना होगा, जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर्स में थोड़ा बहुत नॉलेज है उन्होंने सुना होगा आईपीओ, है ना। या फिर जो भी मार्केट में जो शेयर्स घूम रहे हैं इधर उधर लिस्टेड कंपनीज के सेबी में, है ना। तो वो सारे जो चीज़ है वो क्या है, वो क्या है, वो लोग है शेयर्स जिसमें जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, अपनी कैपिटल जनरेट करती है। तो जो उनकी कैपेबिलिटी है वो पूरा, अगर बोले तो पूरा ऑल ओवर पब्लिक पे वो क्या करके रखे, कवर करके रखे हैं। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन। इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं वो अगर इन्वेस्ट भी करते हैं तो उनका जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ उनके इन्वेस्टेड अमाउंट तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, की फीचर्स में पढ़ा, कि इसको जो मैनेज करने वाले लोग होंगे वो क्या होंगे, हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स होंगे। तो इसके लिए उनको क्या होगा, बहुत अच्छा बेस्ट मैनेजमेंट मिलने वाला है। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस। इसमें क्या होता है, जो, सॉरी मैंने आपको एक पॉइंट इधर समझाना भूल गया, परपेचुअल सक्सेशन, है ना। परपेचुअल सक्सेशन जो होता है इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी होती है वो क्रिएटेड बाय लॉ होती है एंड डिस्ट्रक्टेबल बाय लॉ। यानी कि जो कंपनी इसको लॉ ही इसको कंपनी को क्रिएट करता है और लॉ ही इसको ख़त्म भी करता है। यानी कि इसका कोई ह्यूमन बर्थ नहीं होता है, जैसे हमारा जन्म हुआ है तो ऐसा ही इसका जन्म लॉ के थ्रू होता है और इसका अंत भी लॉ ही करता है। वैसे ही इधर भी दिया गया है कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। जब तक इसको लॉ बंद नहीं करेगा तब तक चाहे इसके ओनर मर जाएं या उसके हट जाएं, डिसकंटिन्यू करते हैं, बट जो ये कंपनी रहेगी ये कंटिन्यूअस इसका एग्जिस्टेंस रहेगा। बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से इसको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। ओके, डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी कंप्लायंस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बहुत जो कंपनी है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इसके जो सिस्टम्स होते हैं,
क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं, तो हमको क्या करना रहता है, सभी लोगों को एक जैसे सैटिस्फैक्शन देने के लिए बहुत ही क्रिटिकल मैनेजेरियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं डिसाइड करने के लिए। वहाँ नतीजे तक पहुँचने के लिए बहुत ही सोचना पड़ता है। पोटेंशियल शेयर होल्डर कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्या होता है पोटेंशियल शेयर होल्डर शेयर होल्डर कन्फ्लिक्ट्स, इसका मतलब है कि जो अच्छे खासे शेयर्स को होल्ड करके रखे हैं ना, उनमें क्या हो सकता है कि एक कन्फ्लिक्ट आ सकता है कि अगर वो अपना जैसे उसका मन कह रहा है कि वो अगर कह रहा है कि जो है मैनेजमेंट गवर्न अच्छे से नहीं किया जा रहा है, जबकि दूसरा जो है वो अपने समझ में अपने अपने कवरेज में अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो ये सब क्या हो सकता है कि पोटेंशियल शेयर होल्डर कन्फ्लिक्ट ये जनरेट हो सकती है। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट में जो होता है प्रॉब्लम आ सकता है। लिमिटेड इंडिविजुअल कंट्रोल, देखो यहाँ पे जो होता है, ये सारे जो मेन डिसीजंस होते हैं वो रिजोल्यूशन से लिए जाते हैं। रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन जो होता है वो क्या किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दिया जाता है। वो ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है? तो इंडिविजुअल कंट्रोल जो होता है यहाँ पे बहुत ही कम होता है। ठीक। हाई फॉर्मेशन कॉस्ट, देखो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना तो उतना मतलब कॉस्ट नहीं है, बट उसको रन करने के लिए, फॉर्म करने के लिए जो उसका जो प्रमोटर है वो तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया, ठीक है, उसमें ज़्यादा उसको इश्यू नहीं आने वाला। बट जो फॉर्मेशन के बाद जो फॉर्म करना पड़ेगा उसका स्ट्रक्चर, उसमें जो है बहुत हाई कॉस्ट आता है। ठीक। इसके बाद फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, पहले प्रमोशन स्टेज है ना, इनिशियल आइडिया एंड फेजिबिलिटी स्टडी। इसमें क्या होता है कि जिसको आइडिया आता है उसको जो प्रमोशन स्टेज जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग, जिसमें प्रमोटर को ये आइडिया आता है कंपनी बनाने का। उसके बाद होता है इनकॉर्पोरेशन, रजिस्टरिंग द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या करना पड़ता है, जो जो कंपनी है उसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है? उसके बाद जब जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है, उस दिन से जो कंपनी है वो क्या आता है, इफेक्ट में एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है? उसमें उस दिन से वो इफेक्ट में एक्टिव हो जाती है। उसके बाद ठीक है, ये है अपना लास्ट कंपैरिजन टेबल ऑफ बिजनेस फॉर्म्स। सो इसमें जो है सारे बिजनेस फॉर्म्स के बीच में क्या क्या जो डिफरेंसेस हैं वो दिए गए हैं। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ओनरशिप कैसी है, सिंगल पर्सन इसको ओन करता है। पार्टनरशिप के अंदर ओनरशिप कैसी है, 2 और मोर पर्सन ओन करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर ओनरशिप शेयर होल्डर्स पे है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो है ओनरशिप मेंबर्स के ऊपर होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटी है वो है जॉइंट होती है। ठीक है? और जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो है लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो लाइबिलिटी है वो भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है? पार्टनरशिप में इधर जॉइंट का मतलब ये है कि जो लाइबिलिटी है वो जितनी भी हो वो अपने पीएसआर यानी कि जितना जितना जो शेयर है, प्रॉफिट का जो शेयर है उसके हिसाब से वो अपने जो लॉस प्रॉफिट या लाइबिलिटी जिनको भी पे करना है उसको वो लोग बांट लेंगे। ठीक है? सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक इंडिविजुअल करता है। पार्टनरशिप के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो शेयर्ड भी होता है और कभी कभी नहीं भी होता है। जैसा कि हमने इसमें पढ़ा कि पार्टनर्स बहुत तरह के होते हैं। एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, एक होता है नॉमिनल पार्टनर और एक जो लास्ट होता है वो होता है सीक्रेट पार्टनर। ठीक है? तो जो पार्टनर्स के ऊपर भी डिसाइड करता है कि जो शेयर्ड हो भी सकता है या सिर्फ एक्टिव पार्टनर्स ही उसको डिसीजन मेकिंग वाला प्रोसेस कर सकता है। ठीक है? जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजंस लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग एक कमेटी के थ्रू होता है जो कि डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ ओनर को मिलता है प्रॉफिट। पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉफिट है वो शेयर्ड है, मतलब पार्टनर्स में बढ़ जाता है।
और एज पर इट इज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पार्टनर विच दे हैव। ओके, सो जॉइंट स्टॉक कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होता है डिविडेंड्स के, मतलब जो शेयर होल्डर है उनको जो प्रॉफिट मिलता है एज अ डिविडेंड मिलता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो प्रॉफिट है बेस्ड ऑन यूजेज, ठीक है, जैसे जैसे उसका रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रॉफिट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक, सो थैंक यू। ये जो है हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो आई होप यू ऑल लर्नड इट वेरी वेल। ओके, सो अब जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। सो मैं सोच रहा था कि एक बार आप लोगों से बोलूं, हालांकि अभी ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं। सो मैं ये चाह रहा था कि 11th और 12th का जो है अभी पूरा 100% फोकस करूं मैं। सो मैं सोच रहा था कि बी कॉम के जो क्लास हैं अभी इस साल के लिए, इस सेशन के लिए जो अभी लास्ट होने ही वाला है, ख़त्म 2-4 महीने में, उसके लिए अभी मैं पॉज कर दूं उसको। ठीक है, सो इफ समवन इज देयर, मतलब कोई ऐसा है जो पढ़ रहा है, तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी व्हाट यू वांट। एक भी होगा, एक भी कमेंट होगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और अगर मुझे लगता है कि ऐसा, मतलब जैसा जनरली जो चीज़ चलनी चाहिए वैसा चलना चाहिए, तो सो मैं बीकॉम के भी सिलेबस को कवर करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, so I hope you all are enjoyed the study and please be safe because बहुत सारे इधर जो है ठंड का जो है मौसम उलट पुलट जैसा हो गया है, किसी स्टेट में जहाँ ठंड नहीं होनी चाहिए वहाँ बहुत ज़्यादा है। So I hope you all are safe and follow all the health precautions. So thank you and meet you again. Okay, so tata, bye bye.